चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वैसे हम अल्फा डीके देख रहे थे तो एक अल्फा डीके का सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। छोटा ऐसा तो काम है, कोई बहुत बड़ा टफ काम तो है नहीं, अभी निपटा देते हैं इसको ना। तो आपके पास एक अल्फा डीके का एक एग्जाम्पल और है, सुनिए बेटा। आपके पास थोरियम है, इट विल कन्वर्ट इनटू रेडियम प्लस अल्फा पार्टिकल इज बेटा ऑफ कोर्स हीलियम। साथ ही साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकलेगी, गामा रेज भी एज यू नो दैट बड़े ऑप्शन इसमें निकल सकती है। थोरियम 238, रेडियम बेटा 234, ठीक है। इनके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं हमें, इनके एटॉमिक मासेस में दे रखे हैं। थोरियम का बेटा 228 और ये 224, हीलियम इज ऑफ कोर्स 2He4। थोरियम का मास, एटॉमिक मास जो है वो बेटा आप ऐसे डेसिमल्स के बाद कुछ डिजिट्स तक लिख लो, 0 2 8 726 सवाल के अंदर दे रखा है। इसी तरह से रेडियम का एटॉमिक मास भी बेटा आपको दे रखा है 224.0200196, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का बेटा मैंने है ना पहले भी शायद मास लिख रखा होगा, रफली बेटा वैसे से लिख दो 4.002600, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर इन AMU। फेयर इनफ। फाइंड मास डिफेक्ट सेकंड, Q वैल्यू थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस रेडियम 224 and next is maximum kinetic energy of अल्फा पार्टिकल। ये चार बड़ा सिंपल से सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, कोई बहुत टफ काम बड़ा इनमें है ही नहीं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम जानते हैं कि मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। वी नो दैट कि मास डिफेक्ट इन अल्फा डीके विल बी मास ऑफ थोरियम न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ रेडियम न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हम आपको कई बार सॉल्व कर दिखा चुका हूं कि हर बार इलेक्ट्रॉन्स का मास कैंसिल हो जाता है और फाइनली आंसर आता है एटॉमिक मास ऑफ थोरियम माइनस एटॉमिक मास ऑफ रेडियम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। यहां से बड़ा मास डिफेक्ट लिख सकते हो, ये वैल्यू बेटा यहां, ये यहां, ये यहां। सिंपल सा काम है बेटा। माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आता है बेटा बताना यार। थोरियम की क्या वैल्यू थी 228.028.726 माइनस, अब रेडियम का मैं माइनस कर रहा हूं, दैट इज 224.02196 माइनस हीलियम का बड़ा और माइनस कर देते हैं, दैट इज 4.002600। ये बेटा हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया 0.00593 AMU। पहला सवाल तो हो गया। दूसरे सवाल में मुझसे पूछ रखा है क्यू वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो आप बोलो सर क्यू वैल्यू होगी ऑफ कोर्स डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M अगर AMU में लिख रखा है, जो कि हमने लिख भी रखा है, दैट इज 0.00593, इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई विथ 931.5 बड़ा 5.52 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी।
हम जानते हैं कि इस एनर्जी को ले जाने वाले 3 जने हैं। कौन कौन है? डॉटर न्यूक्लियस रेडियम है, आपका अल्फा पार्टिकल है, और एक गामा रे और है जो ले जा सकती है। मुझसे पूछा गया कि इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज कितनी होंगी। जब इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि जो गामा रे निकला है उसके पास एनर्जी 0 है, या फिर हम ये मान लेंगे कि कोई गामा रे निकला ही नहीं है और सारी एनर्जी इन दोनों ने बांट ली है। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल should be equal to 5.52 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोनों काइनेटिक एनर्जी कैसे बांटते हैं आप जानते ही हैं। जैसे ही आपका थोरियम टूटेगा, रेडियम भागेगा लेफ्ट में विद काइनेटिक एनर्जी के रेडियम, और आपका बेटा मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल भागेगा राइट में, लेट्स से के अल्फा। मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज होगी। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी, अल्फा पार्टिकल का मास तो ऊपर 4 AMU रफली, रेडियम का मास बड़ा, रेडियम का मास 224 AMU रफली। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। कर लो बेटा सोल्व। इससे आप कह सकते हो कि रेडियम की काइनेटिक एनर्जी आ गई है 4/228 इंटू 5.52 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और आपके अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है 224/228 इंटू 5.52 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर्स आप इनके आगे लिख सकते हो। तो रेडियम के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा दैट विल बी बहुत कम बेटा, इसके पास है 0.0969 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बाकी बची बेटा इसकी, चलो फिर भी लिख देता हूं 224 इंटू 5.52 दिस 228, ये आएगी बेटा आपके पास 5.4231 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपके रेडियम की और अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जीज हैं। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जीज हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज हैं, ये अज्यूम करते हुए कि कोई गामा रे नहीं निकली है। अदरवाइज बड़ा अगर गामा रे निकली होती तो ये 5.52 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट 3 जनों में बढ़ती, इन दोनों में प्लस गामा रे के पास, है ना, तब बढ़ती। तब भी हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, मैं आपको करके दिखा चुका हूं, ठीक है, पहले भी इस तरह कैलकुलेशन। चलिए बच्चों, ये सारी बात थी हमारे अल्फा पार्टिकल की, सॉरी अल्फा डिके की। जैसा हमारा अल्फा डिके था वैसा ही एक डिके हमारे लिए बहुत और इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीटा डिके। दैट इज बीटा डिके, और 3 तरह की बीटा डिके होंगी, बीटा प्लस डिके, बीटा माइनस डिके एंड के कैप्चर। तो सेकेंड डिके इज अवर बीटा डिके। अगेन हमारा जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो भी संख्या है उसके कारण कुछ इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस रहेगा। उस इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस के कारण कभी कभी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में होकर न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कभी कभी प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर सारा का सारा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट कर सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा डिके। दिस इज नोन एज बीटा डिके। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू imbalance in nuclear and electrostatic forces, nucleus may get unstable and its
one of neutron may convert into proton or one of proton may convert into neutron while stabilizing द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस को घटाने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं घटेगा, लेकिन ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो किसी किसी रिएक्शन में न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगा, किसी किसी रिएक्शन में प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। खासतौर से किस न्यूक्लियस में? जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या थोड़ी सी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएगा नहीं। तो ऐसे केस में न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और कभी कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और इस दौरान ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स का डिके करेंगे। बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को एमिट करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज योर बीटा डिके। इन दिस प्रोसेस they may emit बीटा पार्टिकल्स। बेटा बीटा पार्टिकल्स एमिट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा बीटा पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल एंड बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल इज जस्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को ही हमने बीटा माइनस पार्टिकल बोल दिया, और बीटा प्लस पार्टिकल इज सिंपली पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम -1 E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर बेटा -1 बीटा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिट्रॉन को हम +1 E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, या +1 बीटा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे वाला जो -1 है ये बता रहा है क्या इसका चार्ज जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 है। जो चार्ज है वो बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब माइनस साइन के साथ है। ये बता रहा है कि इसका जो चार्ज है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। मास की अगर बात करें दोनों का मास बड़ा बराबर ही होगा, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। दोनों का ही मास ऑफ कोर्स 9.1 × 10⁻31 kg। AMU में अगर लिखोगे तो बेटा ये 1/1800 के आसपास आता है, तो ऑफ कोर्स नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 0। तो हम बेटा ऊपर मास 0 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला मास बेटा हम किस में लिखते हैं? AMU में लिखते हैं। अगर आप इसका m × c² करते हो तो बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में मैं प्रूव कर चुका हूं कि इसकी वैल्यू 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट या 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आती है। इसका मास बड़ा सेम है, तो इसका भी mc² जो होगा वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। ये आपके बीटा माइनस और बीटा प्लस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे बहुत हाई फाई चीज तो नहीं, सिंपली। चलिए बच्चों, बीटा डिके 3 तरह का होगा। बीटा डिके बेटा 3 तरह का होगा, और तीनों हमें डिटेल के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ेंगे बेटा। एक बार है ना, तीनों का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, फिर अपन उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बार मैं सिर्फ उसमें इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं। सबसे पहले बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और आपकी जो रिएक्शन होगी
वो इस तरह से होगी कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है, दिस इज Z, दिस इज A, इट विल कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1e0, यहां पर इट विल बी Z+1, ये आपका A रहेगा। साथ ही साथ बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी तो निकलेगी, जो एनर्जी निकलेगी मैं उसको Q वैल्यू लिख रहा हूं। एक पार्टिकल और निकलेगा इसके साथ, जिसे हम, चलो मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। एक पार्टिकल और निकलेगा, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मैं धीरे धीरे दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो पेरेंट न्यूक्लियस के पास और डॉटर न्यूक्लियस के पास सेम है, लेकिन पेरेंट न्यूक्लियस के पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डॉटर न्यूक्लियस के पास Z+1 प्रोटॉन है। इसका मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने ही है। इसका मतलब पक्की बात है कि न्यूट्रॉन घटा है और प्रोटॉन बढ़ा है, दोनों का सम वही है। इट मींस दैट न्यूट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली, बेटा क्या, इफेक्टिवली न्यूट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और साथ ही साथ बेटा आपका ये इलेक्ट्रॉन निकला। इफेक्टिवली ये रिएक्शन हुई है कि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। तो ये रिएक्शन बेटा किन में होगी? ये रिएक्शन उनमें होगी जिनके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बढ़ाने के लिए क्या करें? प्रोटॉन बढ़ा दो। तो न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस प्रोटॉन के आने के कारण आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ जाएंगे और फोर्सेस का बैलेंस आ जाएगा। तो ये इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। मैं इस रिएक्शन पे वापस आऊंगा, मैंने एक पार्टिकल से मिस किया है, जानबूझ के मैं उसका ढंग से इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद लिखूंगा। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा पार्ट है बीटा प्लस डीके। बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, बाकी हम धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे, तुम चिंता ही मत करो। बीटा प्लस डीके, तुम समझ गए इस बात को कि सर जरूर हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो टूटा है, रेडियो एक्टिविटी हुई है, इट विल कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस, प्लस इस बार पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा। ये बड़ा Z, ये 1, तो बड़ा यहां पर Z-1, ऊपर बड़ा आपका A रहेगा। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अब यहां पर बड़ा जरा गौर से देखो तो क्या हुआ है। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो पेरेंट के पास और डॉटर के पास सेम है, लेकिन प्रोटॉन पेरेंट के पास Z था और डॉटर के पास Z-1 है, तो एक प्रोटॉन घट गया है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टोटल उतने ही है। तो पक्की बात है कि एक न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, प्रोटॉन घट गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो पक्की बात है कि प्रोटॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली इस रिएक्शन में 1p1 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 0n1। इफेक्टिवली आपकी रिएक्शन ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन है, मैं कह रहा हूं कि इफेक्टिवली ये रिएक्शन है कि प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, अदरवाइज ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का मास कम है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास और आ गया, तो मास तो राइट हैंड साइड में बढ़ गया सिर्फ इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि अकेला जो प्रोटॉन है वो टूटकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये वाली रिएक्शन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा और इनका मास कम होगा, और जो मास डिफरेंस आएगा उसको मास डिफेक्ट बोल देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्यू वैल्यू निकाल लेंगे और वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। वो सब हम देख लेंगे, वो हमें चिंता नहीं है, वो बड़ा हमें चिंता नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने कभी कहा भी नहीं कि बेटा ये रिएक्शन हो रही है, मैंने बोला इफेक्टिवली समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि इट इज समथिंग लाइक प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन इफेक्टिवली। फेयर इनफ। अगेन एक बीटा डीके का एक छोटा सा पोर्शन और रह गया, बहुत ही रेयर प्रोसेस है, बट सुनिए ना, इनको बेटा हम डिटेल में भी देखेंगे आराम आराम से। दैट इज के कैप्चर। के कैप्चर में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ बड़ा शेल्स होंगे। जो सबसे नियरेस्ट शेल है वो आपका बड़ा के शेल है।
कभी कभी जो न्यूक्लियस होगा वो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को, बहुत रेयर प्रोसेस है, खींच लेगा। और जैसे ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अब आपका न्यूक्लियस तो बड़ा ये रहा, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले आया, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले आया। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है मेरे बच्चे? के शेल से। एंड इट विल कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस, इट विल बी Z-1 एंड ए। ध्यान से देखो, इफेक्टिवली क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वही, ऑफ कोर्स बेटा साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक घट गया है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर एक घट गया मतलब प्रोटॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली रिएक्शन ये है। समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक प्रोटॉन जो है वो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया है बेटा? न्यूट्रॉन बना लिया है। तो के कैप्चर के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो कभी कभी रेयर प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पड़ा होगा वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा? न्यूट्रॉन बना देगा। और इस तरह से इफेक्टिवली आप कहोगे कि सर प्रोटॉन एक घट गया और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, एंड इट इज नोन एज अवर के कैप्चर। अब चलिए बेटा, अब छोटी छोटी बातें और मैं कुछ चीजें और भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आराम से सुनना, इत्मीनान से सुनना। थ्योरी में मजा है, सवाल थोड़ा तुम जानते हो कितने आसान आसान आते हैं। मास डिफेक्ट निकालो, क्यूएल निकालो, सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपका एक्स न्यूक्लियस था, मैं इसको पेरेंट न्यूक्लियस कह रहा हूं, ये रेस्ट पे था, ये टूटा, ये टूटकर वाई बना और ये टूटकर इलेक्ट्रॉन बना। वाई गया इस तरफ जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है के वाई, इलेक्ट्रॉन गया इस तरफ जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है के ई। ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा इस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आएगा। वो मास डिफेक्ट हम बड़े आराम से डेल्टा एम लिख देंगे, उससे हम क्यू वैल्यू निकाल लेंगे। वो जो हम क्यू वैल्यू निकालेंगे दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्यू वैल्यू हम जानते हैं कौन कौन ले जाएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस के पास प्लस इलेक्ट्रॉन के पास। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू क्यू। ये तो इक्वेशन आई मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन की। दूसरी इक्वेशन आई कि मेरे पास मोमेंटम की। एक्स न्यूक्लियस शुरुआत में रेस्ट पे था, वो टूटा, तो एक पार्टिकल लेफ्ट गया, एक पार्टिकल राइट गया। नेट मोमेंटम इनिशियली जीरो था, तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो लेफ्ट का मोमेंटम शुड बी राइट का मोमेंटम। लेफ्ट का मोमेंटम बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को मोमेंटम लिखना आता है 2 टाइम्स मास ऑफ वाई न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई न्यूक्लियस, ऐसे लिख सकते हैं ना मोमेंटम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ E इज मास ऑफ E अपॉन मास ऑफ y। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। हालांकि दूसरी इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे बटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि दोनों इस Q को बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो पूरी रिएक्शन में जो भी Q वैल्यू आई वो Q वैल्यू आपके ये दोनों कौन कौन, डॉटर न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे। और कैसे बांटेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास y की काइनेटिक एनर्जी आ गई, बड़ा दोनों को सोल्व करना, दैट इज me अपॉन me प्लस my इंटू क्यू। और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है my अपॉन me प्लस my इंटू क्यू। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी और आसान है, क्योंकि यहां तक तो आपको लग रहा है कि सर काफी हद तक अल्फा डीके जैसा ही है, लेकिन यहां पर सिचुएशन और आसान है। इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द वाई न्यूक्लियस। अकेले प्रोटॉन के मुकाबले ही इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 टाइम्स लेस होता है।
तो इस वाई न्यूक्लियस के पास तो खूब सारे प्रोटॉन्स होंगे, खूब सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, इसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस टर्म विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो और वाई के पास बहुत 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 कम काइनेटिक एनर्जी आएगी। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई, इलेक्ट्रॉन का मास तो वाई न्यूक्लियस के सामने बहुत कम है। आप कह सकते हो कि इट इज सिंपली मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई कैंसिल और ये सारा का सारा क्यू आ गया। ये बात तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि इलेक्ट्रॉन और डॉटर न्यूक्लियस दोनों के दोनों काइनेटिक एनर्जी को बांट लेंगे, क्यू को बांट लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। अरे भाई इन दोनों में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज्यादा है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बेटा, सारे का सारा जो क्यू है वो कौन ले गया? इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर ले गया। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, बट ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी और काफी हद तक हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी लेकर चला गया। चलो अच्छी बात है, बट मैं आपके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स शेयर कर रहा हूं। कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं बट हमारे कोर्स में नहीं है, बट मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग शेयर कर रहा हूं। पहली ये कि जैसे ही आपका एक्स टूटा, इलेक्ट्रॉन गया लेफ्ट में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी के ई, वाई गया राइट में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी के वाई। वैसे तो मैं एग्री है कि मोस्टली एनर्जी बेटा कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बट वी फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जो है ये क्यू के बराबर नहीं आया, क्यू वैल्यू के बराबर नहीं आया, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जो है ये क्यू से कम आया, ये क्यू से कम आया। ये पहली एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरी, जैसे ही आपका एक्स टूटा, हमारा अजम्पशन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा ऐसे और आपका वाई जो है वो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए एक जना जाना चाहिए लेफ्ट तो एक जना जाना चाहिए राइट। बट अगेन इट डिडंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपका जो एक्स था जैसे वो टूटा तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे गया तो आपका जो वाई है बेटा वो यूं निकल गया। यस, इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन कह रही थी कि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो एक तरह से वैलिड नहीं है, ऐसा लग रहा है, और अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ये कह रही है कि मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड नहीं है, जितना हमें दिख रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ तो यार मैं क्या कह रहा था कि है ना, तीसरी बात है एंगुलर मोमेंटम की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ बेटा कौन निकलेगा? आपका इलेक्ट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी। दे विल हैव सम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हो सकता है कि आपने बेटा केमिस्ट्री में हल्का फुल्का पढ़ भी रखा हो। इस न्यूट्रॉन की जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी वो हाफ टाइम्स h/2π होगी, प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन कि इनका स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो प्रोटॉन है इसके पास भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी हाफ h/2π, प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा हाफ टाइम्स h/2π, प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं तो जो LHS है उसके पास एंगुलर मोमेंटम या तो हाफ टाइम्स h/2π है या फिर माइनस हाफ टाइम्स h/2π है। जो राइट हैंड साइड में है, अगर दोनों का साइन सेम हुआ, दोनों का स्पिन अगर सेम साइन का हुआ तो तुम जानते हो बेटा
h टाइम्स 2 पाई एंगुलर मोमेंटम आएगा। दोनों का साइन अगर नेगेटिव हुआ, दोनों का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस में आएगा। बेटा इधर देखो, इधर तो आया मेरे पास h अपॉन 4 पाई और इधर मेरे पास आ गया h अपॉन 2 पाई, या तो प्लस में या माइनस में। दोनों के प्लस प्लस हुए तो प्लस, दोनों के माइनस माइनस है तो माइनस। एक का प्लस हुआ और एक का माइनस हुआ तो उस केस में बेटा आपका जीरो आ जाएगा। तो आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो या तो प्लस h अपॉन 4 पाई है या माइनस h अपॉन 4 पाई है। राइट हैंड साइड के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, या तो वो प्लस h अपॉन 2 पाई है या माइनस h अपॉन 2 पाई है या जीरो है। तो किसी भी केस में LHS में और RHS के अंदर एंगुलर मोमेंटम बराबर नहीं है। ये तीनों की तीनों बातें जो हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि जरूर इन पार्टिकल्स के अलावा, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इन पार्टिकल्स के अलावा कोई और पार्टिकल भी निकल रहा है और वो पार्टिकल जरूर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी खा रहा होगा, कोई ना कोई एनर्जी खा रहा होगा। वो वाला पार्टिकल जरूर कोई ना कोई मोमेंटम खा रहा होगा, वो वाला पार्टिकल जरूर कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी खा रहा होगा। और अगर उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को और उस पार्टिकल के मोमेंटम को और उस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को लिख दूंगा तो हमारा एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बड़े आराम से कंजर्व हो जाएगा। हमारी जो थ्योरी थी वो ठीक है, इतनी बुरी नहीं थी, बट प्रैक्टिकल शोड दैट कि हमारी थ्योरी में हल्के से लूप होल्स हैं। तो उस लूप होल को सॉल्व करने के लिए एक पॉलीज हाइपोथेसिस आया। उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल और निकलता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी दो तरह के होंगे, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। और जैसे न्यूट्रिनो हम इस रिएक्शन में लेके आएंगे उसके बाद हमारा एनर्जी, उसके बाद हमारा मोमेंटम और उसके बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम तीनों बड़े आराम से कंजर्व हो जाएंगे। हमें इक्वेशंस नहीं लिखनी है, तो बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। तो चलिए बेटा, हमारे जो एनर्जी की प्रॉब्लम थी, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जो दिक्कत थी, उनको सॉल्व करने के लिए देयर इज अ हाइपोथेसिस नोन एज पॉलीज हाइपोथेसिस। पोली सजेस्टेड दैट कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल और निकलेगा। जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और जब जब प्रोटॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में सिर्फ और सिर्फ जो अंतर है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का है। बड़ा किसका है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, एक का प्लस एक का माइनस, डायरेक्शन का अंतर है, बाकी सारी बातें एक जैसे सी हैं। तो पोली सजेस्टेड दैट अलोंग विथ emission of electron, neutrino, सॉरी बेटा, एंटी न्यूट्रिनो will emit। दूसरा, along with emission of positron, neutrino will emit। न्यूट्रिनो will emit। ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम है, जस्ट दे विल हैव अपोजिट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसकी डिटेल्स में नहीं जाननी बेटा, इसमें इतना तुम लोड मत लेना। मैं जो न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज हैं इनके बारे में बड़ा कुछ बातें बोल रहा हूं। इनके बारे में मैं कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं। दे आर चार्जलेस, बट इनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। दे आर मैंने मासलेस लिख रहा हूं, हालांकि बेटा जो नई थ्योरीज हैं वो ये बताती हैं कि इनके पास मास होता बहुत कम, होता मगर बहुत कम, बहुत 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 कम। हम इनको हमारी कैलकुलेशंस में मासलेस मानेंगे, ठीक है। दीज आर मासलेस ऑफ कोर्स लाइक फोटोन। फोटोन की तरह बेटा हम ये मान के चलेंगे कि रेस्ट मास जो है वो जीरो है। दे आर समथिंग लाइक
एनर्जी पैकेट्स बेटा, जैसे फोटॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं बेटा, ये भी एनर्जी पैकेट्स होते हैं। इनके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, एक का हाफ टाइम्स h अपॉन 2 पाई, एक का बेटा माइनस हाफ टाइम्स h अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, इन दोनों की खुद की जो स्पिन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी। और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हम ये भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। हमारे पढ़ाई के लेवल में हम इनको मासलेस कह सकते हैं, बाकी हो सकता है बेटा आप आगे जाके पढ़ाई करो तो आपको पता लगे कि न्यूट्रिनोस के पास मास भी होते हैं और वो बहुत 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 कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम मास न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज के पास होता है। और ये न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनो को हमने रिएक्शन में जोड़ा क्यों? हमने इसलिए जोड़ा कि हम ये कहना चाह रहे थे कि जो एनर्जी कंजर्वेशन, जो मोमेंटम कंजर्वेशन और जो एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन हो रहा था वो वायलेशन अब नहीं होगा अगर हम कंसीडर करते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल, एंड दैट एक्स्ट्रा पार्टिकल इज न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इससे हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा, बट हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल लाइफ चिल हो जाएगी अपनी, है कि नहीं? चलिए बच्चों, इतनी सारी बातें की मैंने, लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भूमिका तैयार करने के लिए थी, इन पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब मैं एग्जैक्ट इक्वेशंस, रिएक्शंस लिखता हूं। एग्जैक्ट रिएक्शंस क्या है वो लिखता हूं, बारी बारी से एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके के अंदर आपका पेरेंट न्यूक्लियस will dissociate into daughter nucleus plus बीटा पार्टिकल, बेटा इलेक्ट्रॉन लिख दो, बीटा लिख दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बेटा एंटी न्यूट्रिनो प्लस ऑफ कोर्स बेटा कोई ना कोई क्यू वैल्यू। दिस इज Z, दिस इज A, दिस इज बेटा ऑफ कोर्स Z प्लस 1, दिस इज A। इफेक्टिवली यू नो दैट कि बेटा न्यूट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली neutron is converting into proton along with an electron plus antineutrino plus of course कोई ना कोई q value। q value वगैरह हम निकालना जानते हैं। एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं हुई है, रिएक्शन तो बेटा ये हुई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने का तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मैं अब आपको है ना मुद्दे पे आते हैं, सवालों पे आते हैं। सवालों में हमसे पूछते हैं मास डिफेक्ट। अभी करते हैं बेटा मास डिफेक्ट। मैं जो मास डिफेक्ट निकाल रहा हूं मैं तो बेसिक से निकाल रहा हूं, तुम लोग रिजल्ट याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे सवाल से मतलब है, तुम तो रिजल्ट याद करो, आगे बढ़ो, कोई इशू नहीं। मास डिफेक्ट मेरे बच्चे जानते हैं कि इसका मास ज्यादा है और इन दोनों का मास मिलाकर कम है, तभी तो रिएक्शन हुई है, और जो मास घटा है वो एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हुआ है। मेरे बच्चों को हल्का फुल्का आइडिया हो चुका है न्यूक्लियर रिएक्शंस का। इसका मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर ऐसे इक्वेशन छोड़ो मत, सर ऐसे इक्वेशन छोड़ो मत। न्यूक्लियस का मास सर अक्सर सवालों में नहीं दिया होता, एटम का मास दिया होता है। तो बड़ा मैं एक काम करूंगा, मैं पहले बोल चुका हूं स्मॉल m मतलब न्यूक्लियस का मास, कैपिटल M मतलब एटम का मास। तो x न्यूक्लियस के मास को मैं कह सकता हूं कि जो भी x का एटम होगा उसके पास Z प्रोटॉन होंगे तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से Z इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो, फेयर एनफ। मास ऑफ वाई न्यूक्लियस लिखना हो तो जो आपका वाई एटम होगा उसमें से Z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो। कर दिया बेटा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो और लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा कैंसिल। Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। और भगवान की दया से बड़ा ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आ गया। बेटा कुछ नोटिस किया, न्यूक्लियस के फॉर्म में अगर देखें तो फॉर्मूला अलग था और एटम के फॉर्म में देखें तो फॉर्मूला हल्का सा अलग है। कोई बात नहीं, हमें तो ये याद करना है।
न्यूक्लियस का मास अक्सर सवालों में नहीं दे रखा होता, mx माइनस my, सिंपल, बिल्कुल मस्त रहो, बड़े आराम से काम बन जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि Q वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर mx माइनस my। अगर AMU में लिख दोगे तो बड़ा ऑफ कोर्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी कौन कौन लेकर जाएगा? थ्योरेटिकली ये एनर्जी 3 जने लेकर जाएंगे, वाई, बीटा और एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन हम जानते हैं कि इसके सामने इसका मास बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के सामने वाई न्यूक्लियस का मास तो बहुत ज्यादा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएगा बहुत कम। हम प्रूव कर चुके हैं इस बात को। तो अधिक एनर्जी ये दोनों बांट लेंगे, तो ये जो Q वैल्यू होगी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बीटा माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो। वाई जो है वो भारी है और वो जितना भारी होगा उतनी कम एनर्जी लेकर जाएगा, उतनी कम एनर्जी लेकर जाएगा बेटा, उतनी कम एनर्जी लेकर जाएगा। समझ गए इस बात को? ये सारी की सारी एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो आपस में बांट लेंगे। एंटी न्यूट्रिनो अगर जीरो एनर्जी लेकर गया उस केस में बीटा पार्टिकल सारी की सारी एनर्जी लेके भाग जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो बीटा पार्टिकल है उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ सकती है वो यही है, वो Q वैल्यू के बराबर ही है। ये क्या मानते हुए कि आपका एंटी न्यूट्रिनो जीरो एनर्जी लेकर गया, और एंटी न्यूट्रिनो तो बड़ा ठीक है, बहुत सारी एनर्जी लेके जा सकता है। वो जितनी एनर्जी लेके जाएगा बची हुई एनर्जी आपका बीटा माइनस पार्टिकल ले जाएगा। फेयर एनफ, सो सिंपल, सो सिंपल। चलिए कुछ सवाल करोगे? चलो करो। चलिए बेटा आपके लिए मैं एक सवाल पूछता हूं बेटा, आराम से करना, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, 2 सवाल पूछता हूं, बढ़िया बढ़िया तो क्या बेटा, ठीक है, वैल्यूज दो होंगी और क्या बेटा। पहला है गोल्ड 198 is converting into mercury 198 plus इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ कोर्स बेटा एंटी न्यूट्रिनो प्लस बेटा कोई ना कोई Q वैल्यू। गोल्ड का एटॉमिक मास बेटा, ये न्यूक्लियस के मास नहीं दे रखे हैं, एटॉमिक मास, गोल्ड का एटॉमिक मास मुझे दे रखा है 197.968233 ऑफ कोर्स AMU। बेटा AMU के अंदर ही सारी की सारी वैल्यूज, इसलिए थोड़ा मरकरी का बेटा मुझे दे रखा है 197.966760 और किसी बड़ा मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं आपको। फाइंड मास डिफेक्ट, Q वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। 3 सवाल पूछे बेटा, फटाफट निकाल दो, फटाफट निकाल दो बेटा, जल्दी से कर दो। मास डिफेक्ट बेटा, वैसे तो मास डिफेक्ट तुम जानते हो मुझे क्या लिखना चाहिए, मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ मर्क्यूरी न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं सॉल्व करके बता चुका हूं तुम लोगों को यार, अब बार बार कितनी बार सॉल्व करोगे मेरे से। मैं इसको सॉल्व करके बता चुका हूं कि तुम इसे लिख सकते हो मास, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड माइनस एटॉमिक मास ऑफ मर्क्यूरी। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बड़ा कैंसिल हो गया था, और माइनस करना बड़ा माइनस करना 197.96823 माइनस 197.966760 बड़ा मास डिफेक्ट आ गया बेटा कितना, 0.00
1473। सर क्यू वैल्यू निकालनी है। अरे बेटा तुम तो सब जानते हो, तुम तो इतने स्मार्ट हो बेटा। क्यू वैल्यू अगर निकालनी है तो ऑफ कोर्स दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बेटा 931.5 से मल्टीप्लाई करना, इट कम्स आउट टू बी 1.372 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरेटिकली 3 जने लेकर जा सकते हैं, मर्क्यूरी, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। मर्क्यूरी भारी है इसलिए बहुत कम एनर्जी लेके जाएगा, तो मोस्टली ये दोनों एनर्जी बांट लेंगे। अब एंटी न्यूट्रिनो कितनी एनर्जी लेकर गया मुझे नहीं पता, वो 0 से लेकर 1.372 तक कितनी भी ले जा सकता है, जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अब मुझे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो आप बोलो सर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन तब लेकर जाएगा जब एंटी न्यूट्रिनो 0 लेकर जाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एंड द आंसर विल बी 1.372 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कल किसी ने ऐसा बोल दिया कि एंटी न्यूट्रिनो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी ले गया, तो बताओ आपका इलेक्ट्रॉन कितनी ले जाएगा। तो बोलते ना कि सर अगर एंटी न्यूट्रिनो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ले गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें से 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस कर दो तो 0.312 वो ले गया, है कि नहीं। आसान सा काम। बीटा माइनस डीके का एक एग्जांपल और करते हैं, सुनिए बेटा। आपके पास एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू फ्लोरीन 90 प्लस बेटा आपका इलेक्ट्रॉन के साथ आपका एंटी न्यूट्रिनो एंड क्यू वैल्यू। इन सब आइसोटोप्स के मासेस, एटॉमिक मासेस भी आपको दे रखे हैं। ऑक्सीजन का बेटा आपके पास 19.00356 19.0035, ठीक है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है बेटा दैट इज 18.998403। बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए फाइंड मास डिफेक्ट, क्यू वैल्यू एंड थर्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। चलिए बेटा कर दीजिए। डेल्टा एम हम जानते हैं बेटा, डेल्टा एम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा है और राइट हैंड साइड का मास कम है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो न्यूक्लियस के मास है। अगर हमको एटम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो हमने पहले से याद कर रखा है, दैट इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का मास बड़ा कैंसिल हो जाता है, ऑक्सीजन का मास माइनस बड़ा फ्लोरीन का मास, दिस माइनस दिस करना है। बड़ा करना जरा, वैल्यूज दे रखी है उनको माइनस कीजिएगा। क्या क्या वैल्यूज लिखी हुई है, 19.00357 माइनस 18.99843। तो जो मास डिफेक्ट है बेटा वो आ रहा है 0.00517 क्यू वैल्यू की अगर बात करें तो इसको बेटा 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 931.5 और बेटा क्यू वैल्यू आ गई आपके पास 4.8186 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको सिर्फ 931.5 से मल्टीप्लाई तो करना था। अब ये जो एनर्जी लिबरेट हुई है इस रिएक्शन से, वी नो इट वेरी वेल कि ये 3 जने ले जा सकते हैं थ्योरेटिकली, ये डॉटर न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। हम काफी हद तक इस तरह का मन बना चुके हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस है वो काफी भारी है तो वो कम एनर्जी लेकर जाएगी, मोस्टली एनर्जी इन दोनों में बढ़ जाएगी। अब एंटी न्यूट्रिनो कितनी एनर्जी लेकर जा रहा है इस बात का हमारे पास कोई रूल नहीं है, वो 0 से लेकर 4.8186 तक कितनी भी ले जा सकता है, जो बचेगी वो आपके इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी अगर आपका एंटी न्यूट्रॉन लेकर भाग गया है, तो इस बात का ये अर्थ निकला कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो 3.8186 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होगी। अगर कोई एंटी न्यूट्रिनो 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेकर भाग गया है, तो इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ निकला कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है, सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, बीटा माइनस पार्टिकल जो एमिट हुआ, उसके पास एनर्जी 2.8186 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। मुझसे पूछा गया है कि सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब एंटी न्यूट्रिनो कोई एनर्जी लेकर गया ही नहीं है, बड़ा कितनी, 0। तो सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स 4.8186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल, आदत सी पड़ चुकी होगी आप लोगों को इस तरह का सवाल करने की, तो है ना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं बेटा। सवाल आपको ही करने बेटा, मैं तो बार बार वही सवाल कर करके बोर हो गया हूं। तुम लोग क्या करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार मेरे से भी सवाल बन रहे हैं। बाकी तो ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट तो बार बार वही है। नियोन का एक न्यूक्लियस है, इट इज डिसोसिएटिंग इनटू सोडियम का न्यूक्लियस, प्लस साथ ही साथ बेटा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो भी है, और ऑफ कोर्स बेटा एनर्जी में कुछ ना कुछ, सॉरी रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी भी लिबरेट होगी, जैसे मैंने क्यू वैल्यू बोल दिया। ठीक है, इनके मासेस बेटा आपको दे रखे। नियोन का ये जो आइसोटोप है बेटा, इसका मास है 22.99466, 99446 करना बेटा, 994466, हाँ 6 वैल्यू तक लिखना मेरे को बेटा। सोडियम का ये जो आइसोटोप है, इसकी वैल्यू बेटा आप लिखना 22.989770। फाइंड बेटा वही 3 सवाल। इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालो, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालो, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी पॉसिबल है ये निकालो। तो अगर बिल्कुल बेसिक से अगर सोचूं तो मैं कहूंगा बेटा मास डिफेक्ट इज ऑफ कोर्स मास ऑफ नियोन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं आपको प्रूव कर चुका हूं वाली बात कि इसको सॉल्व करते हो, न्यूक्लियस के मासेस को अगर तुम सॉल्व करते हो तो एटॉमिक मासेस के अंदर फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट होकर आता है कि मास ऑफ नियोन एटम माइनस मास ऑफ सोडियम एटम, एंड दैट्स इट। वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है बेटा वो तो सारा सारा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी बेटा, दिस माइनस दिस। आपने शायद रख भी दी होगी, मैं भी रख लेता हूं। पॉइंट बेटा मास डिफेक्ट आया होगा 0.004696 AMU। ठीक है बेटा, क्यू वैल्यू आएगी 0.004696 इंटू 931.5। तो बेटा इंटू 931.5 बड़ा 4.374 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब अगेन बेटा सारी की सारी वही कहानी, ये सारी की सारी जो एनर्जी लिबरेट हुई है ये किस फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हुई है, तो आप बोलोगे सर ये एनर्जी लिबरेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो लेकर भागा है। फिर हम कहेंगे कि यार जो सोडियम है वो बहुत भारी है, सोडियम का न्यूक्लियस अगर बहुत भारी तो वो बहुत कम एनर्जी लेकर जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये एनर्जी दो जने बांट में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो जितनी एनर्जी छोड़ेगा, मतलब जितनी एनर्जी लेकर चला गया, उसके बाद जो बची वो एनर्जी बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब एंटी न्यूट्रिनो लेकर जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो आप कह सकते हो कि 4.374 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन की, सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। चलिए बच्चों, ये बात हुई हमारे बीटा माइनस पार्टिकल की, बीटा माइनस डिके की।
ऐसा ही अपना बीटा प्लस डीके है। अगेन बेटा उसमें मैं कुछ बातें लिख दूंगा, आप हो सके तो उन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। और आपने देखा कि जो मैंने फॉर्मूले बता रखे थे उनको बताने से हल्का सा आपको कैलकुलेशन में फायदा तो हुआ ही है। तो ऐसे ही हमारे पास एक बीटा प्लस डीके भी है। सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस, इट विल कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस, प्लस पॉजिट्रॉन निकलेगा, यहां +1 तो यहां बेटा -1। पॉजिट्रॉन के साथ साथ बेटा न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस कोई ना कोई क्यू वैल्यू भी रहेगी। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। इसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन एक घट गया, न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, तो इफेक्टिवली प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, वापस से लिखने की तो कोई जरूरत वैसे है नहीं, चलो लिख देता हूं, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, साथ साथ में पॉजिट्रॉन भी निकाल रहा है। पॉजिट्रॉन के साथ ऑफ कोर्स न्यूट्रिनो वगैरह निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी की पूरी रिएक्शन का मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट वी नो दैट कि अगर रिएक्शन अपने आप हो रही है तो ये वाला मास बड़ा होना चाहिए, इनका मास छोटा होना चाहिए, और जो मास डिफरेंस है वही हमारा मास डिफेक्ट है। मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, बेटा मैं पहले बोल दूं, न्यूक्लियस को मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, न्यूक्लियस के मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रिनो तो बेटा मैं बोल चुका हूं, उसका मास तो बहुत कम, हम तो बड़ा जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी मान लेते हैं। बच्चे बोलेंगे सर न्यूक्लियस का मास तो अक्सर सवालों में दे ही नहीं रखा होता, तो कोई बात नहीं बेटा, एटम का मास दे रखा होता है। एक्स का जो एटम होगा उसके पास Z प्रोटॉन होते होंगे तो Z ही इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तो उसमें से Z इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो। वाई न्यूक्लियस का मास सर सवाल में दे ही नहीं रखा, सर एटम का मास दे रखा है, तो जो भी आपका एटम है वाई का उसमें से Z-1 इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो। Z टाइम्स ME, Z टाइम्स M बेटा क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ME प्लस ME, यहां पर बेटा माइनस, मेरे पास मास डिफेक्ट आ गया है mx माइनस MV माइनस 2ME। बेटा इस बार मास डिफेक्ट के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, और आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस में जो रिएक्शन है वो, न्यूक्लियस के मासेस में रिएक्शन है वो डिफरेंट है, और एटॉमिक मास में रिएक्शंस डिफरेंट है। और हम लोग ऑफ कोर्स बेटा कौन सा याद रखते हैं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर हम तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बेटा, क्या नाम है इसका, हम तो सिर्फ और सिर्फ एटम वाला याद रखते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसे 0 लिख दूं, अरे नहीं बेटा, मास डिफेक्ट वैसे बहुत कम आता है, बहुत छोटा आता है, तो जो छोटा छोटा मास है उसका भी अच्छा खासा इंपैक्ट होता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें Q वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा बेटा Q वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स डेल्टा M इंटू C²। तो ये जो मास डिफेक्ट है mx माइनस my माइनस 2 टाइम्स me, इसको बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आ गया mx माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये वाली वैल्यू मैं आपको पहले से बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज mx माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2 टाइम्स, बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, इट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप बेटा इस तरह से सारा का सारा काम चला सकते हैं। ये हमारी Q वैल्यू आ जाएगी। अगेन जो Q वैल्यू होगी उसको 3 जने ले जा सकते हैं थ्योरेटिकली, दिस दिस एंड दिस। ये भारी है,
इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत छोटी आएगी। तो ये सारी की सारी एनर्जी ले जाएंगे दो जने, कौन कौन, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो जितनी एनर्जी लेकर चला गया वो माइनस कर दो, जो बची वो किसके पास, आपके पॉजिट्रॉन के पास। बिल्कुल वैसे के वैसे सवाल जैसे हमारे बीटा माइनस डीके में थे। बस यहां पर खास बात बेटा सिर्फ और सिर्फ ये मास डिफेक्ट वाली याद रखनी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर मैंने आपको पहले से ही याद करा रखा है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे तो अच्छी बात है, वरना बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं अपन सवाल, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बच्चों, इस बात पे एक सवाल करते हैं। बड़ा एक सवाल निपटाते हैं अभी। एल्यूमिनियम 25 इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम 25 प्लस बेटा एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ ऑफ कोर्स न्यूट्रिनो, कोई ना कोई क्यू वैल्यू। एल्यूमिनियम का ये जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक मासेस बेटा सबके ही एटॉमिक मासेस दे रखे। इट्स एटॉमिक मास इज 24.990432 AMU है। एल्यूमिनियम का बेटा 24.990432 और मैग्नीशियम का बड़ा हल्का सा इससे कम होगा, दैट इज 24.985839। ठीक है, फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालो कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी इस रिएक्शन में। अब ऑफ कोर्स कितनी एनर्जी लिबरेट होगी इस रिएक्शन में, ये पता करने के लिए बेटा मुझे क्या कहते हैं बेटा, उसको डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम होगा मास ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ बड़ा आपका मैग्नीशियम न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो न्यूक्लियस के मास है, एटॉमिक मास दे रखे हैं। सोल्व होने पे क्या आता है, मैंने याद करा रखा है, मैंने याद करा रखा है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम एटम प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे हैं तो बेटा ये आपका मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट तो हमसे पूछा ही नहीं, वरना बेटा इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 1/1800 AMU लिखते और हम मास डिफेक्ट भी निकाल लेते। लेकिन हमसे पूछा बताओ क्यू वैल्यू क्या है, हम कहेंगे कि क्यू वैल्यू है मास ऑफ एल्यूमिनियम माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। मास ऑफ एल्यूमिनियम बेटा कितना 24.990432 माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24.985839। This multiplied by 931.5 mega electrovolt minus 2 times mass of electron into 931.5 mega electrovolt। ये करने की जरूरत नहीं, अपन ने याद कर रखा है, अपन ने याद कर रखा है कि ये लगभग 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आता है। बड़ा हमारे पास क्या है 0.990432 माइनस गलत हो गया 990432 माइनस 0.985839। ये बेटा कितना है, इसको तो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इंटू 931.5। बेटा यह है मेरे पास 4.2783 माइनस 1.022 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये बेटा मेरे पास आ गया दैट इज 3.2
0.2563 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ गया इसकी क्यू वैल्यू। बेटा ये हमारे पास आ गया इसके क्यू वैल्यू। अच्छी बात बेटा, बढ़िया इसकी क्यू वैल्यू। आगे चलते, अगर बेटा इसका मास डिफेक्ट पूछते वो भी निकाल लेते हैं, तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एएमयू में लिखना पड़ता। बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू में लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि उसका मास केजी में लिखो, फिर उसको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दो, या फिर बेटा लगभग 1/1800 एएमयू मान सकते हो। ठीक है, तो रफली बेटा ठीक है, आपका आंसर आपसे सेम आ जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो कभी भी बीटा प्लस डीके का सवाल आए तो अगेन सिर्फ और सिर्फ मास डिफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका ध्यान रखना कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना सा याद रहेगा तो सारा सारा काम हमारा वैसे ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा, के कैप्चर। के कैप्चर में नाम ऐसा क्यों पड़ा आप बेटा जानते ही हो, बता चुका हूं। बीचों बीच बेटा आपका न्यूक्लियस, ये हल्का सा अनस्टेबल है, और ये क्या करता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, तो ये अपने सबसे नज़दीकी जो शेल है, इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा, और इस न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन घट जाएगा और एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। सो इफेक्टिवली इन दिस के कैप्चर वी कैन से दैट कि प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन बाय ऑफ कोर्स कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द के शेल। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस एक्स जेड ए, इसने के शेल का इलेक्ट्रॉन उठाया and converted into daughter nucleus, that is Y, that is Z-1 and A। ठीक है ना, साथ ही साथ बेटा यहां पर एक न्यूट्रिनो भी निकलेगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक न्यूट्रिनो भी निकलेगा। अगेन बेटा कारण आप जानते ही हो, वो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक न्यूट्रिनो और निकलेगा। ठीक है, मास डिफेक्ट की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि मास डिफेक्ट विल बी मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं बेटा न्यूक्लियस की मास अक्सर नहीं दिए होते, एटम्स की मास दिए होते हैं, कोई बात नहीं। एक्स जो एटम है उसमें से जेड इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा है, माइनस वाई जो एटम है उसमें से Z-1 इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो। Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z टाइम्स बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बाहर एक माइनस फिर से माइनस, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया, कैंसिल। और हमारे पास फॉर्मूला आ गया है mx माइनस my। बेटा प्लीज 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 रिमेंबर इट, नहीं याद रखोगे तो हर बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। भाई ये तो लिखना बहुत ही आसान है, ये तो लॉजिकल से लिख दिया क्या है, इसका मास माइनस इसका मास, लेकिन इससे यहां आने में हो सकता है कि तुमसे एग्जाम में गलती हो जाए, तो क्यों इतना लोड लेना है, याद ही कर लो, तीन ही तो केस थे बेटा, mx माइनस my। हालांकि फॉर्मूला वही आ गया जो बेटा किसका है, हमारा बीटा माइनस डीके का फॉर्मूला आया था, वही है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यू वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या फिर mx माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारी क्यू वैल्यू है। ठीक है, बढ़िया, और क्या, आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, इस बात पे एक सवाल करते हैं। इस बात बेटा एक छोटा सा सवाल और करते हैं। बेटा 26
Fe55 ये कन्वर्ट होना चाहता है 25 मैग्नीज 55 में। ऐसा कन्वर्ट होने के बाई 2 वेज हैं जिससे बड़ा इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। पहला है बीटा प्लस डीके और दूसरा है बाई के कैप्चर। ठीक है, फाइंड मास डिफेक्ट एंड क्यू वैल्यू फॉर बोथ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस के लिए बेटा लिखिए, लिखते बेटा लिखते। बीटा प्लस डीके की अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। 26 Fe55 will convert into 25 मैग्नीज 55 बीटा प्लस एमिशन होगा बेटा, दैट इज +1 E0। साथ में बेटा ऑफ कोर्स इसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है बच्चों, अरे बेटा मुझे इनके मासेस भी देने पड़ेंगे, इनके बेटा मासेस भी लिख लेना। पहले बेटा आयरन का लिख लो। आयरन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास दैट इज 54.93898 93898। और मैंगनीज जो है बेटा उसका भी मैं एटॉमिक मास आपको दे रहा हूं बेटा, दैट इज 55.93 सॉरी बेटा 54.938050 शायद सही होगा। ठीक है, सही होगा। ये वैल्यूज बड़ा जरूरी है। चलिए कीजिए बेटा। पहले बीटा प्लस वाला काम कर लेते हैं। पहले बेटा पहला वाला बीटा प्लस, बेटा बीटा प्लस। बीटा प्लस में मेरे बच्चे जानते हैं कि डेल्टा एम इज, बेटा फॉर्मूला याद है ना, आयरन का माइनस मैंगनीज का -2 टाइम्स बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, बड़ा -2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था। ठीक, बड़ा ये वैल्यूज देखना, दैट इज 54.938298 माइनस 54.938050 -2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एएमयू में लिखते हो तो रफली बेटा आप ऐसे 1/1800 लिख सकते हो। बेटा देखना कैलकुलेशंस देखना बेटा इसकी, हाँ बेटा क्या है, बड़ा इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन है, वो तो 0.000248 आया है।
बेटा ये मेरे ख्याल से 1/900 लिखता हूँ, 1 मिनट। 1/900 बेटा ये आएगा 0.001111 रफली, ठीक है, 0.000248 माइनस 0.001111 आएगा मेरे पास माइनस 0.00086 AM। बेटा मास डिफेक्ट तो नेगेटिव आ गया, गलत नहीं बेटा, बिल्कुल सही, मास डिफेक्ट नेगेटिव आ गया, मतलब इस रिएक्शन में तो मास बढ़ गया है। अगर इस रिएक्शन में अगर मास बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि आपकी एनर्जी लिबरेट नहीं हो, आपको एनर्जी देनी पड़ी इस तरह की रिएक्शन करने के लिए। और अगर कोई मुझसे क्यू वैल्यू पूछ लेगा तो बेटा मैं ऑफ कोर्स इसको मैं 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 0.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव होने का मतलब है कि एनर्जी लिबरेट नहीं हुई है, आपको एनर्जी देनी पड़ी है इस तरह की रिएक्शन करने के लिए। एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छी बात बेटा। तो हमारा जो बीटा प्लस डीके था उसके अंदर तो बेटा रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्शन होगी। ऐसी कैलकुलेशन बता रही है। अब हमें यही काम के कैप्चर में करना है, देखते वहां पर भी ऐसा है क्या, वहां पर भी चेक करते हैं। तो दूसरा काम, सेकंड, के कैप्चर वाले केस में बेटा मैं आपको क्या बताऊं आप इससे 26 Fe55 का जो न्यूक्लियस होगा वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, के शेल का इलेक्ट्रॉन है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 25 मैंगनीज 55। इसका मास डिफेक्ट मैंने तुम्हें क्लास में याद करा रखा है कि दैट इज मास ऑफ Fe माइनस मास ऑफ, बस इतना सा अपन ने याद करा रखा है, निकाल रखा है अपने बेटा, अपने निकाल रखा है, अभी निकाल दो देर पहले ना, एटॉमिक मास, और इनको रखते ही बेटा तुम जानते हो इनकी वैल्यूज रखते मेरे पास आंसर आएगा 0.00248 AM। ये इसका डेल्टा M है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी Q वैल्यू क्या है तो आपको अगर सर 0.00248 मल्टीप्लाइड विथ 931.5 2.31, इसकी वैल्यू आएगी 0.23 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इस केस में Q वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस केस में Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जो ओरिजिनल सवाल था उस ओरिजिनल सवाल में यह था कि अगर आयरन को इस तरह से मैंगनीज के अंदर कन्वर्ट होना है तो इसके पास दो रास्ते, एक रास्ता है बीटा प्लस डीके का, एक रास्ता है के कैप्चर का। सवाल यह था कि इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते से आयरन जो होगा वो मैंगनीज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ऑफ कोर्स उस रास्ते में कन्वर्ट होगा जिस रास्ते के अंदर डेल्टा एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसके अंदर एनर्जी लिबरेट होगी। क्योंकि जो ये वाला रास्ता है बीटा प्लस डीके वाला जो रास्ता है उसमें तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन हो रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अच्छा सा पॉइंट था बेटा इस बात को बताने का। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों रास्तों में से, मतलब बीटा प्लस डीके में और के कैप्चर में से कौन सा रास्ता ज्यादा प्रोबेबल है, किसके चांसेस ज्यादा हैं। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में तो इस रिएक्शन के लिए के कैप्चर का रास्ता ज्यादा आसान है। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा मुझे लगता है आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल